वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 10 है द चेरी ट्री। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपको कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। इन्होंने आपके लिए दो करके दिए कि नंबर 1 पे जो आएगा वो आएगा आपका 7 वाला, और नंबर 5 पे आएगा आपका 4 वाला, और सॉरी नंबर 3 वाला, और सब आपको लगाना है। तो आंसर देखेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा 7 वाला, राकेश पेरेंट्स ग्रू मेज राइस एंड बार्ले इन अ विलेज। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा राकेश के मम्मी पापा एक गांव में रहते हैं और वहां खेती बाड़ी करते हैं। फिर राकेश वॉज सेंट टू लिव विद हिज ग्रैंडफादर। नंबर 2 पे आएगा 2 वाला ही, राकेश के जो मम्मी राकेश को उसके ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए मसूरी में भेज दिया जाता है। 3 पे आएगा नंबर 5 वाला, राकेश बॉट अ बंच ऑफ चेरीज, खरीदता है और खा जाता है। नंबर 4 पे है 10 वाला, राकेश केप्ट रोलिंग द लास्ट चेरी सीड इन हिज माउथ। उसको वो टेस्टी लग रहा था तो उसने चूसता रहा उसको काफी देर तक। नंबर 5 पे आएगा 3 वाला, राकेश प्रेस द चेरी सीड इनटू द सॉफ्ट सॉइल विद हिज थंब, और उसका जो बीज था उसने वो जमीन में बो दिया। नंबर 6 पे 1, राकेश डिस्कवर्ड दैट द स्मॉल वेल रूटेड ट्विग हैड ग्रोन इनटू अ चेरी ट्री। उसने देखा कुछ टाइम बाद जो मैंने बीज बोया था उसमें से चेरी ट्री निकल आया है। नंबर 7 पे आएगा 8 वाला, राकेश स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द चेरी ट्री। उस पर वो पानी देता रहा और उसकी देखभाल करता रहा। 8 पे आएगा द चेरी ट्री ग्रू क्विकली आफ्टर द रेन। जब बारिश पड़ी तो उससे वो और जल्दी जल्दी ग्रो होने लगा। नंबर 9 पे आएगा अ गोट एंटर द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स। एक बकरी उसमें घुस गई थी गार्डन में और सारी पत्तियां खा गई थी। और लास्ट में आएगा 9 वाला, ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश दैट चेरी ट्रीज वर टफ। जब राकेश उदास हो गया कि वो पत्तियां खा के कहीं वो मर ना जाए, तो ग्रैंडफादर उसको समझाते हैं कि जो चेरी ट्रीज है वो टफ होते हैं, जल्दी से नहीं मरते। डू यू थिंक द चेरी ट्री वुड सर्वाइव? व्हाई डू यू थिंक सो? क्योंकि अब जो बकरी थी उसने पत्तियां खा ली थी, क्या वो बच पाएगा? हाँ वो बच पाएगा, क्योंकि रूट जो है जो जमीन के अंदर है अभी भी, पत्तियों के खत्म हो जाने से कोई प्लांट नहीं मरता, और वैसे भी चेरी ट्रीज काफी टफ होते हैं। तो आंसर लिखेंगे यस, आई थिंक चेरी ट्री वुड सर्वाइव। वो सर्वाइव यानी जिंदा रहेगा, बिकॉज चेरी ट्रीज आर टफ, टफ होते हैं, आसानी से नहीं मरते, एंड कैन ग्रो बैक इवन इफ इट्स लीव्स आर कट और डैमेज। अगर इसकी पत्तियां काट भी जाएं या डैमेज भी हो जाए तो भी वो दोबारा से वापस जिंदा हो जाएगा, मतलब ग्रो बैक करेगा। अब इधर दे रखा है कॉज और इधर दे रखा है इफेक्ट। जैसे हुआ क्या, पहला इन्होंने करके दिया, अ वुमन कट द चेरी ट्री व्हाइल कटिंग द ग्रास। एक औरत जो घास काटती थी उसने गलती से चेरी ट्री को भी काट दिया। तो ग्रैंडफादर ने उसको डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि उसने चेरी ट्री को भी काट दिया था। अब यहाँ पे आपको कॉज लिखना है इस वाले इफेक्ट का, और यहाँ पे आपको इफेक्ट लिखना है इस वाले कॉज का, तो ये भरना है। तो आंसर में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे बताया राकेश वॉज थिनर बट स्ट्रॉन्गर व्हेन ही केम बैक। जब उसके मम्मी पापा ने दादाजी के पास भेजा था तब वो पतला था, लेकिन जब वहां से आया तो काफी मजबूत हो गया था। तो आंसर में यहाँ कॉज लिखेंगे, राकेश वॉज अवे एट हिज ग्रैंडफादर्स प्लेस इन मसूरी। राकेश अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था मसूरी में फॉर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए। यहाँ है अ हेरी कैटरपिलर स्टार्टेड ईटिंग द लीव्स ऑफ द चेरी ट्री। एक कैटरपिलर आया और उसने चेरी ट्री की पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जब आपने देखा होगा ट्री की पत्तियों पे कोई कीड़ा बैठ जाएगा तो उस पे क्या हो जाएगा, वहां होल हो जाएगा। इट क्रिएटेड अ होल इन द ट्री एंड वीकेंड इट। इससे उसमें एक होल हो गया, छेद हो गया, और जिससे वो कमजोर हो गया। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्री एज इट थॉट इट वाज अ मिरेकल। क्योंकि जो वो था, जो चेरी ट्री था वो ब्लॉसम कर गया था, मतलब उसमें फूल भी आने लगे थे। तो कॉज क्या था? द चेरी ट्री ग्रू टॉलर, बड़ा हो गया था, एंड ब्लॉसम्ड आफ्टर फेसिंग मैनी चैलेंजेस। एक बार बकरी ने खा लिया, एक बार उसको घास काटने वाली औरत ने काट दिया, फिर भी वो ब्लॉसम कर गया, तो बड़े खुश हुए वो लोग। अब राकेश टेस्टेड वन ऑफ द स्मॉल चेरीज ड्यूरिंग समर। एक उसने जो उस वाले पेड़ पे जो चेरी आई वो खाई। इट वॉज सॉर, खट्टी थी, बट ही एंजॉयड द एक्सपीरियंस, लेकिन उसका एक्सपीरियंस उसने एंजॉय किया। अब है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ये कह रहा है पहले इस पैराग्राफ को पढ़िए और उसके बेस पे बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है,
सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज, अंडरलाइन दिया हुआ है, द खो-खो कैप्टन चेंज हर स्ट्रेटजी क्विकली एंड विदाउट डिले। क्विकली मतलब जल्दी से, विदाउट डिले मतलब बिना देरी किए गए। तो इसमें एक ऐसा वर्ड है प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब भी होता है जल्दी से। तो बस इसके आंसर में आप एक वर्ड में लिख देंगे प्रॉम्प्टली। अब ये है टिक द करेक्ट ऑप्शन। What does Rakesh action of rolling the cherry seed in his mouth mostly likely to suggest? वो जो चेरी का जो सीड है वो खा रहा था और उसको मुंह में रखता है, इससे क्या पता चलता है? He is enjoying the taste and the moment. वो काफी उसको enjoy कर रहा है, उसको मजा आ रहा है खाने में। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। एक ऑप्शन सही है, राकेश डिसीजन टू प्लांट द सीड, क्योंकि उसके दादाजी समझा देते हैं कि अगर आप बीज को बोओगे तो उसमें प्लांट निकल आता है, तो वो बो देता है, उनकी बात मानता है। इससे क्या पता चलता है? ये वाला राइट आंसर है, ही रेस्पेक्ट एंड वैल्यूज हिज ग्रैंडफादर एडवाइस। रेस्पेक्ट भी करता है और वैल्यू भी करता है अपने ग्रैंडफादर की एडवाइस को। हाउ डज ग्रैंडफादर एडवाइस रिफ्लेक्ट हिज व्यू अबाउट लक एंड एफर्ट? ग्रैंडफादर उसको क्या समझाते हैं? लक। वो बताते हैं लक भी बेटा तब काम करता है जब तुम हार्ड वर्क करते हो। पूरी चीज तुम कठिन परिश्रम करोगे नहीं, हार्ड वर्क करोगे नहीं, तुम सोचोगे ऐसी लक के सहारे पास हो जाओगे, नहीं। लक बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन कंबाइंड विद एफर्ट। लक भी तब काम करता है जब उसमें एफर्ट यानी प्रयास किए जाते हैं। अब ये कह रहा है कि इसको पैराग्राफ को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। द फ्रेज फील्ड माइस सॉट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज। जो चूहे घूमते रहते थे वो भी कहीं ना कहीं छुप गए। क्यों? क्यों छुप गए थे? इससे क्या पता चलता है? क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी। आंसर में लिख देंगे इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड। वॉट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द चेरी ट्री टफनेस फ्रॉम द लाइन? इस लाइन से आप चेरी ट्री के बारे में, द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो। उसके ऊपर इतना बर्फ जम गई थी कि थोड़ा झुक गया। इसका मतलब है द ट्री कुड विद स्टैंड हार्श वेदर, मतलब इतने खराब वेदर में भी वो मरा नहीं, इसको वो सह सकता था। हाउ डिड द अर्ली विंटर अफेक्ट ग्रैंडफादर्स मूड एंड स्टोरी टेलिंग? चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो ग्रैंडफादर को न्यूज़पेपर पढ़ना और पढ़वाना बहुत पसंद था। राकेश उनके लिए न्यूज़पेपर को पढ़ देता था, लेकिन थोड़ा जल्दी ही सर्दियां आ गई जिससे सारे रास्ते ब्लॉक हो गए, हर जगह बर्फ ही बर्फ जम गई, तो जो न्यूज़पेपर आता था वो नहीं आ पा रहा था, जिससे अब वो थोड़ा ग्रम्पी यानी इरिटेटेड फील होने लगे। वो जो अच्छी अच्छी स्टोरियां सुनाते थे वो भी अब थोड़ी सी मायूस और खराब सी स्टोरी होने लगी। तो आंसर लिखेंगे ग्रैंडफादर बिकेम ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है इरिटेटेड रहने लगे। एंड हिज स्टोरीज हैड अनहैप्पी एंडिंग्स। अनहैप्पी मतलब जिसकी एंडिंग अच्छी ना हो। ड्यू टू द अर्ली विंटर, क्योंकि अर्ली विंटर आ गई थी उसकी वजह से अखबार नहीं आ रहा था, अखबार ना आने की वजह से वो इरिटेटेड रहने लगे। कंप्लीट द सेंटेंस, दो ऑप्शन दिए हुए हैं। द कंपैरिजन ऑफ राकेश एज टू चेरीज ट्रीज एज सिंबलाइज। कई बार आपने देखा होगा इस चैप्टर में धीरे धीरे राकेश बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे ट्री बड़ा हो रहा है, तो दोनों को पैरेलली दिखाया गया है। तो आंसर है द ट्रीज ग्रोथ पैरेललिंग राकेश ओन डेवलपमेंट। ट्री की ग्रोथ को एज अ पैरेलल दिखाया गया है राकेश की डेवलपमेंट के हिसाब से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, Why did राकेश पेरेंट्स सेंड हिम टू मसूरी? राकेश के मम्मी पापा ने उसको मसूरी दादाजी के पास क्यों भेजा था? क्योंकि राकेश के पेरेंट्स जिस गांव में रहते थे वहां कोई भी स्कूल नहीं था, तो मसूरी में उसको स्कूल अटेंड करवाने के लिए उसको भेज दिया था। द प्लेस वेयर राकेश पेरेंट्स लिव्ड हैड नो स्कूल। जहां राकेश के पेरेंट्स रहते थे वहां कोई स्कूल नहीं था, सो दे सेंट हिम टू मसूरी, इसलिए उसको मसूरी भेज दिया टू अटेंड स्कूल। Why did Rakesh let the praying mantis remain on the branch of the cherry tree? एक बार चेरी ट्री पे पहली बार एक इंसेक्ट आया, कौन सा? प्रेइंग मैंटिस होता है इस तरह का कीड़ा। तो राकेश ने उसको हटाया क्यों नहीं? क्योंकि पहली बार चेरी ट्री पे कोई विजिटर आया था। आंसर लिखेंगे पूरा इसमें से, राकेश लेट द प्रेइंग मैंटिस रिमेन ऑन द ब्रांच ऑफ द चेरी ट्री। पूरा क्वेश्चन में से लिखा बिकॉज इट वॉज द ट्रीज फर्स्ट विजिटर। पहली बार उस ट्री से मिलने या उस ट्री पर कोई विजिटर आया था। हाउ इज द लाइफ इन हिमालयन फुट हिल्स? हिमालय में फुट हिल्स में लाइफ कैसी है? इट इज डिस्क्राइब्ड एज चैलेंजिंग। आसान नहीं है, देखो बर्फ पड़ती है बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। सॉइल कैसी है? स्टोनी, तो बहुत ज्यादा फसल वगैरह आप नहीं उगा सकते। हवा कैसी चलती है? ठंडी ठंडी हवा चलती है। लेकिन अगर कुछ खराब चीजें हैं तो अच्छी चीजें क्या है? बट ब्यूटीफुल है, विद नेचुरल ब्यूटी ऑल अराउंड। हर जगह आपको पेड़ पौधे, झरने, बर्फ, ये सब मिलेगी, है ना। पॉल्यूशन वगैरह कम मिलेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन।
प्लीज वीडियो को लाइक कर दो 1 to 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, What might Rakesh mean when he says, "Is this what it feels like to be a god?" at the end of the story? हुआ क्या था, उसने एक छोटा सा बीज उगाया था और उस बीज से एक अच्छा खासा काफी बड़ा क्या बन गया था, पूरा एक ट्री बन गया था। तो वो कहता क्या गॉड होने का मतलब यही है कि मैं अब इसका क्रिएटर हूं, मतलब मैंने एक ट्री बना दिया। ही फील्स अमेज्ड एंड पावरफुल, वो अमेज्ड भी हो जाता है और पावरफुल फील करता है लाइक अ क्रिएटर। जैसे भगवान क्या है, हम सबके क्रिएटर है ना, भगवान ने हम सबको बनाया है। बिकॉज ही ग्रू अ ट्री फ्रॉम अ टाइनी सीड, क्योंकि उसने छोटे से बीज से इतना बड़ा जो ट्री है वो बना दिया था। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर? राकेश का और उसके दादाजी का रिलेशनशिप कैसा दिखाया है? दे शेयर अ क्लोज केयरिंग बेड, बहुत मजबूत केयरिंग, एक दूसरे की केयर करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए स्टोरीज पढ़ते हैं। राकेश क्योंकि उनकी आंखें थोड़ी वीक हो गई, राकेश उनको स्टोरीज पढ़ के सुनाता है। दोनों बात टॉकिंग करते हैं एंड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, दोनों साथ साथ टाइम बिताते हैं। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर? इंसानों में और नेचर में क्या रिलेशन है? अगर हम नेचर को, जैसे ट्री है, ट्री नेचर का पार्ट है, उन्होंने उस बीज बोया, पानी दिया, उसकी प्रोटेक्शन करी, ध्यान दिया। तो अगर हम ह्यूमंस एंड नेचर्स आर कनेक्टेड थ्रू केयर एंड ग्रोथ, अगर हम नेचर की केयर करेंगे, ठीक है, तो वो भी ग्रोथ करेगी और हमको उसके बदले में काफी आउटपुट मिलेगा। अच्छा, अब ये कह रहा है, इमेजिन राकेश रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग अ सीड बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू फुल ग्रोन चेरी ट्री। ये कह रहा है अगर राकेश आपको पूरा एक्सपीरियंस बताए कि एक छोटे से बीज से लेके इतना बड़ा ट्री बन गया, तो कैसे वो बताएगा? राकेश फेल्ट प्राउड एंड जॉयफुल वाचिंग द सीड ग्रो इनटू अ टॉल ट्री। राकेश को बड़ा गर्व होगा इस बात पे और वो बड़ा खुश होगा इस बात पे किस तरह से एक छोटा सा बीज इतना बड़ा एक प्लांट बन गया विद ब्लॉसम, जिसपे फूल खिल गए और चेरीज भी आ गई। लेट अस लर्न पेज नंबर 166 पे जो है। अब ये कह रहा है इन्होंने इसमें आपको ऑड, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 1 2 3 क और 5, मैं कहूं इसमें ऑड वन आउट क्या है, तो 1 2 3 और 5 तो नंबर्स हैं, लेकिन ये क्या है, एक हिंदी का लेटर है, तो क हो जाएगा आपका ऑड वन आउट। ऐसे ही आपको इन चारों में और बताना है। तो प्लोज्ड, गैलोप्ड, स्क्रैम्बल्ड और ट्रस्ड, इसमें अगर गैलोप्ड को छोड़ दिया जाए, प्लोडेड का मतलब धीरे धीरे, स्क्रैम्बल्ड का मतलब धीरे धीरे चलना और ट्रस्ट, और गैलोप्ड का मतलब होता है घोड़े पर बहुत तेजी से भागना। तो इसमें जो ऑड वन आउट है वो है गैलोप्ड। टेंडर, डेलिकेट और सॉफ्ट, तीनों का ही मतलब होता है कोई नाजुक सी चीज, लेकिन स्मूथ का मतलब है कोई चीज चिकनी है, सरफेस उसकी कैसी है, स्मूथ है, तो इसमें है स्मूथ। स्टेयर्ड, पियर्ड और गेज, तीनों का मतलब होता है देखना, लेकिन पैक्ड का मतलब होता है जब कोई बर्ड अपनी चोंच से किसी को चीरता फाड़ता, पैक करता है, ठीक है। और ग्रोइंग, ब्लॉसमिंग और प्रोग्रेसिंग, याद रखो, ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग, ब्लॉसमिंग का मतलब है प्रोग्रेस क्या है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, लेकिन प्लांटिंग का मतलब है स्टार्टिंग स्टेज, कोई चीज बस अभी प्लांट की गई है। तो यहाँ पे ये है ऑड वन आउट, ठीक है, मैंने तीनों आपको समझा दिए। सेकंड में गैलोप्ड, इसमें इन तीनों का मतलब था नाजुक, सॉफ्ट, ठीक है, लेकिन स्मूथ है इसमें, ऑड वन आउट। स्टेयर्ड, पियर्ड और गेज्ड का मतलब देखना बताया था, और पैक्ड है ऑड वन आउट क्योंकि इसका मतलब है बीक से किसी चीज को चीरना फाड़ना। ग्रोइंग, ब्लॉसमिंग, प्रोग्रेस, किसी की प्रोग्रेस बता रही है, लेकिन प्लांटिंग का मतलब है इनिशियल स्टेज, जब किसी चीज को प्लांट किया गया है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई गई हैं, जैसे ये इमली है, ये नींबू है, ठीक है, यहाँ पे ये गुड़ है, और ऊपर इनका स्वाद लिखा गया है। किसी का स्वाद मीठा होता है, स्वीट, सार, खट्टा होता है, टेंगी होता है, बिटर, कड़वा होता है, वो अब आपको यहाँ पर बताना है। तो भैया टेमेरिंड, टेमेरिंड यानी इमली, इमली का स्वाद कैसा होगा, सार। तो यहाँ पे जो पहला है आपका, इसमें से, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये गलत है, ये वाली टेबल थी इसकी, ये रहा, है ना, इमली का कैसा होगा, सार, मतलब खट्टी खट्टी सी लगती है आपको। जैगरी, जो गुड़ होता है वो स्वीट, मीठा मीठा होता है। नीम की पत्तियां बिटर यानी कड़वी होती हैं। पनीर कैसा होता है, टेस्टलेस यानी कि ब्लैंड। लेमन कैसा होता है, बड़ा चटकारे मारते हो, और टेंगी टाइप। पिकल कैसा होता है, अचार, स्पाइसी होता है। और वेजिटेबल जो सब्जी बनाती है मम्मी, वो कैसी होती है, सॉल्टी।
अब ये कह रहा है कि इन्हीं वर्ड्स को यूज करके 5 सेंटेंस बनाओ। स्वीट, माई ग्रैंड मदर मेक्स द बेस्ट स्वीट लड्डू, मेरी दादी माँ सबसे अच्छे मीठे लड्डू बनाती हैं। सार, द लेमनेड वॉज सार, जो शिकंजी थी वो थोड़ी खट्टी सी थी। स्पाइसी, आई लव ईटिंग स्पाइसी पिकल्स, मुझको तीखा अचार खाना पसंद है। बिटर, द मेडिसिन हैड अ वेरी बिटर टेस्ट, दवाई का स्वाद बहुत कड़वा था। ब्लेंड, द सूप वॉज ब्लेंड, मतलब उसमें टेस्टलेस था, कोई टेस्ट नहीं था। सो आई एडिड सम सॉल्ट, इसलिए मैंने सूप में थोड़ा सा नमक मिला लिया। अब ये कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होते हैं विलोम शब्द। तो चलिए भर दीजिए, ये आपको क्लूज दिए गए हैं, ये है टेबल, भर दीजिए। तो भैया टेंडर, टेंडर का मतलब होता है नाजुक, हार्ड का मतलब होता है सख्त। स्टडी मतलब जो बिल्कुल ना हिले, मजबूत। शेकी मतलब हिलना। नैरो का मतलब होता है पतला सा। वाइड का मतलब चौड़ा। वार्मथ का मतलब गर्मी। कोल्डनेस का मतलब सर्दी। फीस्टिंग का मतलब खूब दावत उड़ाई जा रही है। फास्टिंग का मतलब बिल्कुल फास्ट में चल रहे हो, व्रत है, कुछ नहीं खाना। ग्रम्पी मतलब इरिटेटेड, और चीयरफुल मतलब एकदम खुश। शेल्टर का मतलब छाव में, यानी शेल्टर में हो। अनप्रोटेक्टेड मतलब बिना किसी बचाव। स्पेशल मतलब कुछ खास। ऑर्डिनरी मतलब बिल्कुल सादा। ठीक है, और अब है हमारा इसके बाद आ गया आपका रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन ऑल द वर्ब्स। अब इन्होंने 3 टेंस दिए हुए हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट। तो देखो पहले वाले में आया बॉट, सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। दूसरे वाले में आया वॉज लुकिंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, तो ये हो गया आपका पास्ट प्रोग्रेसिव। और तीसरे वाले में सेकंड फॉर्म यहां पे आई है, तो यहां पे तो हो गया सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। और यहां पे हैड परफॉर्म्ड, पास्ट परफेक्ट, और ये हो गया पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? अब ये कह रहा है इसी बेस पे ये भर के दिखा दो। चलो भैया ये हमने भर दिया, आप देख लेना। मैंने पहले वाले में आएगा वर टॉकिंग, पहला इन्होंने करके दिया है वो सिटिंग। थर्ड में आएगा रियलाइज्ड, फिर आएगा हैड इम्पार्टेड, फिर आएगा वॉज लिसनिंग, है रिमेम्बर्ड, हैड स्पेंट, ठीक है, हैड सेट, फेल्ट, हैड नर्चर्ड। इस तरह से इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नेम ऑफ द बॉय इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में जो लड़का है उसका नाम क्या है? प्रकाश, गोलू या राकेश? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।